तो ये आदमी अपने दोस्त को एक नया धंधा स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे उधार देता है, जिसके बाद इसकी जिंदगी में इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए और अंत में जाके ये अपनी जान गंवा देता है, और वो भी इस तरीके से जो किसी ने नहीं सोचा था। मैं पूरा स्टोरी समझाता हूँ। तो इस कहानी की शुरुआत होती है इस आदमी से, इसका नाम था वान ली और ये हांगकांग का रहने वाला था। अब वान ली का एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसका नाम था जैंग, और वो धंधा स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, और वो वान ली से कुछ पैसे वगैरह मांगता है। जिसके बाद जो वान ली है वो अपना दिमाग ज्यादा लगाता नहीं है और अपने बैंक से 5 करोड़ उठा के वो जैंग को दे देता है, और इसके कुछ समय बाद जो जैंग का बिजनेस है वो डूब जाता है। और अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो वान ली को उसके पैसे अब कभी नहीं मिलने वाले थे। अब इतना बड़ा अमाउंट खोने के बाद भी जो वान ली की जिंदगी है वो उतनी कोई खास बदलती नहीं है। I mean like हाँ 5 करोड़ थोड़े ज्यादा थे, पर ऐसा नहीं था कि वो सड़क पे आ चुका था। जिंदगी तो चली रही थी और ऊपर से उसकी ठीक ठाक जॉब भी थी। अब इसके कुछ समय बाद जो वान ली था वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने वाला था। जो लड़की पीछे आप लोग देख रहे हो ये थी वान ली की गर्लफ्रेंड। लाइक जो शादी का डेट था, वेन्यू था, बुकिंग्स थी, गेस्ट थी, ये सब प्लान हो रखा था। अब इसके कुछ समय बाद जो मौसम है वो बदल चुका था और खुशियों के जो बादल हैं वो झड़ चुके थे, क्योंकि अचानक से जो वान ली का बॉस है वो उसे काम से निकाल देता है। और ये चीज इतनी ज्यादा सीरियस इसीलिए थी क्योंकि उसकी जो शादी है वो आने ही वाली थी, और तुम लोगों को तो पता ही है कि आजकल की शादी में मोटा खर्चा होता है। अब देखा जाए तो जो वान ली है वो बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था। वो चाहकर भी अपनी शादी को पोस्टपोन नहीं कर सकता था। लाइक बुकिंग्स का एडवांस वगैरह हो रखा था, गेस्ट को इनविटेशन जा चुका था, कार्ड्स वगैरह सब कुछ छप चुके थे, और अब इस शादी को बचाने का बस एक ही तरीका था कि किसी तरीके से जो जैंग है वो वान ली को उसके 5 करोड़ वापस कर दे। तो वान ली बार बार अपने पैसे वापस मांगता है और जो जैंग है हर बार वो कुछ ना कुछ बहाना देता है, क्योंकि सच तो ये था कि धंधा बंद होने के बाद जो जैंग है वो एक तरीके से बैंकरप्ट हो चुका था। लाइक पैसों की इतनी ज्यादा तंगी हो रखी थी कि उसके पास खुद का रूम रेंट भरने तक का पैसा नहीं था, और इसीलिए वो अपने अपार्टमेंट को 2 मेल दोस्त और एक फीमेल दोस्त के साथ शेयर करता था। मैं पीछे फोटो डाल दूंगा ताकि तुम लोगों को रेफरेंस मिल जाए। नाउ इस वक्त तक जो वान ली था उसने जैंग से इतनी ज्यादा बार पैसे मांगे थे कि एक तरीके से जो उनकी दोस्ती थी वो एकदम बिखर चुकी थी। अब एक दिन जो वान ली है वो जैंग को कॉल करता है और ये बोलता है कि आज मैं तेरे घर आऊंगा और आज तो मैं अपने पैसे लेकर ही रहूंगा। और ये चीज अब जैंग को समझ ही नहीं आती कि अब वो करे तो करे क्या। तो वो अपने रूममेट्स के पास जाता है और उन्हें एकदम अनएक्सपेक्टेड प्लान बताता है। वो ये बोलता है कि उनके घर एक आदमी आने वाला है जिसका नाम वान ली है, और ये वान ली बहुत ज्यादा अमीर है, और अगर हम लोगों ने वान ली को टपका दिया तो हम लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। नाउ ये प्लान सुनने के बाद जो ग्रुप की लड़की है उसे तो यही लगा कि शायद जो जैंग है वो मजाक कर रहा है, क्योंकि इस चीज को याद रखना कि किसी इंसान को मारना और किसी इंसान को जान से मारना ये 2 चीजें अलग है, और किसी को जान से मार देना इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो वो जैंग की बातों को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेती और अपने कमरे में जाके सो जाती है। अब इसके कुछ समय बाद उनके घर में जो वान ली है वो आ जाता है और वो अपने पैसे वगैरह मांगता है, और इसी के रिस्पॉन्स में जो जैंग है और उसके जो 2 रूममेट है वो लोग वान ली को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। लाइक वो लोग वान ली को इतनी बुरी तरीके से मारते हैं कि वान ली चीख चीख के मदद मांग रहा था, और ये आवाज सुन ली थी उस रूममेट वाली लड़की ने। पर अनफॉर्चुनेटली जब तक वो मेन रूम में पहुंचती है जहां पर ये सब कुछ हो रहा था, तब तक जो वान ली है वो खत्म हो चुका था। अब अपनी फीमेल रूममेट को देखने के बाद जो जैंग है वो भी डर जाता है, जिसके बाद जो जैंग है वो अपनी फीमेल रूममेट को यही बोलता है कि अगर तुमने ये चीज बाहर निकाली तो हम तुमको भी टपका देंगे। जिसके बाद जो फीमेल रूममेट है वो भी ज्यादा कुछ नहीं बोलती। नाउ इन लोगों ने वान ली को रास्ते से तो हटा दिया था, पर अब बारी थी उसकी जो बॉडी है उसे ठिकाने लगाने की, और वो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इससे पहले इन लोगों ने कभी ये काम नहीं करा था। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बाहर जाते हैं और बाहर से 6 से 8 बोरी सीमेंट खरीद के लाते हैं। जिसके बाद इन लोगों ने सीमेंट का एक ब्लॉक बनाया और उसके अंदर वान ली की बॉडी डाल दी। और अगर तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं तो ये डायग्राम देख लो। अब जैसे ही ये सीमेंट का ब्लॉक सूखता है ये एकदम कड़क हो जाता है, और वो लोग इस सीमेंट के ब्लॉक को लेकर अपने बिल्डिंग के लिफ्ट पे जाते हैं। पर अब क्योंकि जो ये सीमेंट का ब्लॉक है ये इतना ज्यादा हैवी था तो जो लिफ्ट है वो काम ही नहीं करता। जिसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये लोग इस सीमेंट के ब्लॉक को वापस से अपने अपार्टमेंट में लेके आते हैं, और उन्हें ये चीज पता चल चुकी थी कि अब ये सीमेंट का ब्लॉक कहीं नहीं जाने वाला। लिफ्ट में ये ओवरलोड के कारण नहीं जा सकता था, और अगर ये लोग सीढ़ी का इस्तेमाल करते तो इस सीमेंट के ब्लॉक को उठाते उठाते उनकी जान निकल जाती। तो उन्होंने यही सोचा कि इस सीमेंट के ब्लॉक को घर पर ही छोड़ते हैं और वो लोग ताइवान घूमने चले जाते हैं। जांग और उसके 2 दोस्त तो जाते ही हैं, पर इसके साथ ही साथ वो लोग अपने साथ अपने फीमेल रूममेट को भी लेके जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि कहीं वो पुलिस के पास ना पहुंच जाए। जिसके बाद
बाद ये चारों ताइवान पहुंच जाते हैं और फेक आईडी से होटल वगैरह में रहते हैं। नाउ दूसरी तरफ जो वानली की गर्लफ्रेंड थी वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि एक तो वानली घर वापस नहीं आया था और ऊपर से उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। तो वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती और पुलिस को सब कुछ बताती है। पुलिस सीधा जाती है जांग के घर में और वहां से उन्हें वो सीमेंट का ब्लॉक मिलता है। इनिशियली तो पुलिस खुद भी काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि आखिरकार घर के बीचों बीच कौन ही सीमेंट का ब्लॉक रखता है। पर अब क्योंकि पुलिस को इस सीमेंट के ब्लॉक में काफी ज्यादा शक हुआ तो वो लोग कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और वो लोग इस ब्लॉक को तोड़ने लगते हैं। एनीवेज उस सीमेंट के ब्लॉक को तोड़ने के बाद उन्हें वहां से वानली की बॉडी मिलती है। तो पुलिस को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, उन्हें साफ साफ पता चल गया कि वानली का खून किसने किया है। पर अब क्वेश्चन यही आता है कि पुलिस उन्हें अब पकड़ेगी कैसे, क्योंकि ये ग्रुप तो ताइवान में अपना वेकेशन मना रहे थे, ऊपर से ये लोग होटल वगैरह भी फेक आईडी से बुक कर रहे थे, तो उन्हें ट्रेस कर पाना थोड़ा मुश्किल था। बट अगेन फिर से मौसम बदला और जैंग के ग्रुप के जो खुशियों के बादल हैं वो झड़ चुके थे, क्योंकि अब उनके पास होटल वगैरह में रहने के पैसे खत्म हो रहे थे। उनके पास तो खाने के भी पैसे नहीं थे और ब्रेड वगैरह खा के काम चला रहे थे। तो पैसों का जुगाड़ करने के लिए जो जांग है वो अपनी फीमेल रूममेट को बेचने वाला था। लाइक कहां पर वो उसे बेचने वाला था ये तुम खुद ही गेस कर लो। और जैसे ही उस फीमेल रूममेट को पता चला कि ये लोग उसे बेचने वाले हैं तो वो सीधा ताइवान की पुलिस के पास जाती है, जिसके बाद इन चारों को ही वापस से हांगकांग में डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब ट्रायल की शुरुआत होती है और जांग को दोषी पाते हुए उसे उम्र कैद की सजा होती है। उसके मेल रूममेट्स को 17 साल की सजा और उस फीमेल रूममेट को कोई सजा नहीं मिलती, क्योंकि उसका इस केस में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उसकी बस किस्मत खराब थी कि उसके जो रूममेट्स है वो चूहे थे। डू लेट मी नो कि आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हो।